धर्मेंद्र प्रधान को छोड़िए, अब सीधे प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगिए, और उन्हीं का नहीं, इस पूरी सरकार का इस्तीफा मांगिए, क्योंकि कोई भी क्षेत्र अब ऐसा बचा नहीं है जो इनके भरोसे छोड़ा जा सके। जी हां, रॉयटर्स की इस खबर को देखिए। बताया जा रहा है कि भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनकुलम से जुड़ी हुई लगभग 19,000 फाइलों का डेटा डार्क वेब पर लीक हो गया है। जी हां, हमारे देश का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका डेटा लीक हो गया, वो भी 19,000 फाइलें। और आप जानते हैं इसमें सबसे बड़ा कांड कथित रूप से किसके कारण हुआ है? एक प्राइवेट प्लेयर के कारण, प्रधानमंत्री के एक मित्र के कारण। जी हां, रिलायंस ग्रुप, उसको इसमें ठेका दिया गया था, और उसी रिलायंस ग्रुप के कारण, मिलीजुली सरकार के कारण आज भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट खतरे में पड़ चुका है। उसकी फाइलें, उसका डिटेल डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात तो यह है कि लगभग 7 साल पहले भी इस तरह का कांड हो चुका था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सत्ता कान में कड़वा तेल डाल के सोती रही। ये लोग लगे रहे दिन रात यहां वहां वोट चोरी करने में, सीट चुराने में, चुनाव चुराने में, विधायक और सांसद खरीदने में, पार्टियां तोड़ने में। और एक बार फिर से अब जब ये इतना बड़ा मामला सामने आया है तो आपको जानकर शर्म आएगी कि संबंधित संस्थान से लेकर नरेंद्र मोदी के ऑफिस तक सबकी जबान पे ताला लटक गया है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सारे मुंहचोर बन के गायब हैं। ये मामला कितना भयावह है, भारत के लिए कितना खतरनाक है, इसको समझने के लिए आप दर्शकों को बहुत कुछ जानना जरूरी है। तो आइए एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि कैसे ये प्लांट भारत का अकेले दम पर बनाया हुआ प्लांट नहीं है, बल्कि रूस ने हमारा सहयोग किया था और अब हम उसका भी भरोसा तोड़ रहे हैं। मोदी ने मित्रों को घुसाकर किस तरह से फाइलें लीक करवाया है, किसकी लापरवाही से हुई है, दुनिया भर के तमाम साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का महत्व क्या है, निजी कंपनियों का इन सब में रोल क्या है, सरकार की लापरवाही कैसी है, और भारत के लिए यह कितना बड़ा खतरा है, कितना बड़ा संकट है, ये सब कुछ एकदम आसान भाषा में आपको बताएंगे। और वीडियो के आखिर में यह भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब यह सरकार किस मुद्दे पर अपने आप को नैतिक रूप से आगे चलने देना चाहती है, क्योंकि अब कोई भी मुद्दा ऐसा बचा नहीं है, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिसको गुजराती जोड़ी की सत्ता ने सुरक्षित रखा हो, उसमें सुधार किया हो, लोगों का भरोसा जीता हो, बल्कि दशकों से बना हुआ भरोसा भी चकनाचूर होता जा रहा है। और अब तो न्यूक्लियर पावर प्लांट तक की फाइलें लीक होने लगी हैं, यानी कुछ भी सुरक्षित नहीं। ये मसला बड़ा गंभीर है, इसलिए एकदम टकटकी लगाकर देखते जाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से, ये काम बहुत जरूरी होता है। यही वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा दीजिए, घंटी बजा दीजिए। इसके अलावा यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तब भी आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप ढूंढ मारिए, पूरा का पूरा गोदी मीडिया, सैकड़ों चैनल हैं, हजारों लपटझंडिस हैं, कोई भी इस मामले पर चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पाला गया है देशद्रोह करने के लिए। इससे बड़ा देशद्रोह और क्या होगा। इसलिए यदि हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैंने किसी बुजुर्ग से पूछा था कि बताइए पूत, सपूत और कपूत में क्या फर्क होता है, तो उन्होंने अपनी समझ से एक उत्तर दिया और कहा कि पूत वो है जो अपने पूर्वजों की दी गई संपत्ति, उनकी विरासत, उनके मान सम्मान को जस का तस बनाए रखे। सपूत वो है जो उसमें खूब बढ़ोतरी करे, पूर्वजों ने जो बनाकर दिया था उसे कई गुना आगे लेकर जाए। बात संपत्ति की हो, सम्मान की हो, पहचान की हो या फिर गौरव की। फिर मैंने पूछा कि तो कपूत किसे कहते हैं। उनका जवाब था कि कपूत वो है जो खुद तो कुछ नहीं बना पाता, उल्टे अपने पूर्वजों की बनाई हुई संपत्तियों को भी बर्बाद कर दे, उनको बेच बाच के खा जाए, उनके कमाए हुए सम्मान को भी बेच दे, उनकी गरिमा को गिरवी रख दे, सब कुछ तार तार कर दे। अब वर्तमान सत्ता में बैठे लोग इन तीनों में से क्या है, इसका फैसला आप जनता करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर को देखने सुनने के बाद शुरुआत करते हैं पूर्वजों से। अभी कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इसमें जो चोरी हुई है, इसका जो डाटा लीक हुआ है, ये भारत और रूस के सहयोग से बना था। इसे भारत की सरकारी कंपनी NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रूस की रोसाटॉम ने मिलकर बनाया था। इस परियोजना की नींव साल 1988 में डाली गई थी। अब उस दौरान देश में सत्ता किसकी थी, किसने इसकी परिकल्पना किया, आप अंधभक्तों से पूछ लीजिएगा। बाद में जब सोवियत संघ टूटने लगा, अंतरराष्ट्रीय दबाव था, तो यह प्रोजेक्ट लगभग 10 साल तक अटका रहा। फिर 1998 में भारत रूस ने इसे पुनः शुरू किया। इस प्लांट में कुल 6 यूनिट चलने हैं। फिलहाल 2 यूनिट चालू है, यूनिट 1 और यूनिट 2, बाकी 4 पे काम चल रहा है। ये दोनों 1-1 हजार मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। जब सब चालू हो जाएंगे, यानी 6 यूनिट चालू हो जाएंगे, तो इसकी क्षमता करीब 6000
मेगावाट तक जा सकती है। अभी मामला यह हुआ है कि यूनिट 3 और 4 पर काम चल रहा है। इस दौरान उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया है कि वर्ल्ड लीक्स नाम के रैंसमवेयर ग्रुप ने डार्क वेब पर कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ी हुई फाइलें पोस्ट किया है। यानी एक ऐसा ग्रुप जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों और संस्थाओं के डेटा को चुरा के हैक करके फिर उन्हें ब्लैकमेल करता है, धन उगाही करता है। जब पैसा नहीं मिलता है तो उसे लीक कर देता है। अब जरा समझिए कि इन फाइलों में है क्या। करीब 19,000 फाइलें लीक होने की बात कही गई है, दावा किया गया है। इन 19,000 फाइलों में कुछ फैसिलिटीज के ब्लूप्रिंट्स हैं, सप्लायर के डिटेल्स हैं, मीटिंग और इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स हैं, इक्विपमेंट के रिव्यू हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी भी शामिल है। एक स्वतंत्र साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर राकेश कृष्ण ने रॉयटर्स को इस लीक की जानकारी दी और बताया कि 19,000 फाइलें चोरी की गई। इन 19,000 फाइलों का साइज करीब 14 गीगाबाइट है, उससे भी ज्यादा है। ये फाइलें 11 जून 2026 से ही ऑनलाइन उपलब्ध थी, लगभग 1 महीने पहले से। यानी ये डाटा डार्क वेब पर पड़ा हुआ था। रॉयटर्स ने बताया कि वर्ल्ड लीक्स वेबसाइट पर मौजूद कुल 8,58,000 रिलायंस फाइलों में से सबसे ज्यादा संवेदनशील यही 19,000 फाइलें हैं। यानी रिलायंस ग्रुप की 8.5 लाख से भी ज्यादा फाइलें हैं, लीक हो चुकी हैं और उनमें से ये 19,000 फाइलें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देश के न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ी हुई है। इस पावर प्लांट का भारत के लिए महत्व क्या है, इसे ऐसे समझिए कि ये भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यानी जो 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनमें ये सबसे बड़ा है। ये भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की योजना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब समझिए कि इनमें निजी कंपनियों का रोल क्या है। अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की सब्सिडियरी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने 2018 में कुडनकुलम की यूनिट 3 और 4 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन और बिल्ड करने का कॉन्ट्रैक्ट जीता था। यानी यूनिट 3 और 4 को बनाने का ठेका अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की एक कंपनी को मिला था और अनिल अंबानी की कंपनी ने बाकायदा स्वीकार किया है कि डाटा चोरी हुआ है। यह डाटा उसने थर्ड पार्टी डाटा सेंटर को यानी योट्टा नाम के सर्वर पर रखा था। योट्टा ने कहा है कि उसने 29 मई 2026 को ही रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्वर पर सस्पिशियस एक्टिविटी देखा था, तुरंत इसे रोक दिया था। लेकिन यह दावा सवालों के घेरे में, क्योंकि अगर 29 मई को ही रोक दिया था तो फिर 11 जून से लगातार यह डाटा डार्क वेब पर मौजूद कैसे होता है। सवाल है कि चोरी होने के बाद यानी सामान चोरी होने के बाद यदि दरवाजा बंद भी कर दिया, ताला लगा भी दिया तो क्या बंद किया। यहां एक बात और समझने वाली है, ये जो लीक हुआ है ये भारत की लापरवाही है और भारत के हिस्से का लीक हुआ है, वो भी अनिल अंबानी की कंपनी के कारण लीक हुआ है। क्योंकि जो रूस की व्यवस्था है यानी इस पूरे सेंटर में जो रूस की जिम्मेदारी है उसमें लीक नहीं हुआ है। रूस का जो रिएक्टर सिस्टम है वो सरकारी कंपनी संभालती है, उसका कुछ भी लीक नहीं हुआ क्योंकि शायद रूस ने किसी अंबानी को ठेका नहीं दिया था। यहां समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले यह जिम्मेदारी भारत सरकार की थी कि वो ठेका देते समय इतने महत्वपूर्ण मामले में सावधानी बरते। जो सरकारी कंपनी है, सवाल है कि उसने रिलायंस को जब ठेका दिया तो उसकी काबिलियत, उसकी साइबर सिक्योरिटी, उसकी क्षमताओं को देखा या फिर नरेंद्र मोदी के साथ अनिल अंबानी के रिश्तों को देखकर ठेका दे दिया। यदि साइबर सिक्योरिटी की क्षमता को देखा गया था, समय समय पर उसकी जांच हुई थी, तो फिर इतना बड़ा लीक कैसे हो गया। भाजपाई सत्ता ने कथित रूप से आंख मूंद के अनिल अंबानी की कंपनी पर भरोसा किया। अनिल अंबानी की कंपनी ने एक तीसरी योट्टा नाम के सर्वर पर भरोसा किया और सबके भरोसे की खटिया खड़ी हो गई, देश का भरोसा तोड़ दिया। खबरों के अनुसार ये जो डाटा लीक हुआ है ये डाटा रिएक्टर कोर नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत गंभीर है। इससे सपोर्ट सिस्टम का नक्शा समझा जा सकता है, सप्लायर और वेंडर की चेन पहचानी जा सकती है, कौन सा ठेकेदार किस सिस्टम तक पहुंच रखता है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। फिजिकल सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी दोनों की कमजोरी जानी जा सकती है और भविष्य में इनमें बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है। यूं समझिए कि देश के दुश्मनों को अगर मालूम हो कि इस परमाणु रिएक्टर केंद्र में कौन सा काम कौन सी कंपनी कर रही है, कौन कौन से कर्मचारी हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है, किस कर्मचारी के हाथ में क्या क्या है, तो उन कर्मचारियों को खरीदने या ब्लैकमेल करने के कौन कौन से कांड नहीं हो सकते। पिछले दिनों हमने देखा है सेना से जुड़े हुए तमाम लोगों ने, कई साइंटिस्टों को पकड़ा गया जो कि पाकिस्तान को भारत की जानकारी लीक कर रहे थे। पता चला कि पाकिस्तान और दुनिया के अलग अलग देश लड़कियों के माध्यम से इन अधिकारियों को, साइंटिस्ट को फंसाते थे। अब सोचिए कि कौन सा डाटा लीक हो सकता है, कौन कौन सा डाटा लीक हो सकता है, कितना बड़ा खतरा हो सकता है। हमने इतिहास में देखा है कि भारत के कितने ही वैज्ञानिकों की हत्याएं कर दी गई। विदेशी ताकतों ने हमारे वैज्ञानिकों को मारा, परमाणु वैज्ञानिकों को मारा, इसलिए ताकि भारत इस क्षेत्र में आगे न बढ़ सके। और जब इस तरीके से डेटा लीक हो रहा है एक प्राइवेट कंपनी के प्रेम के चक्कर में, तो क्या ही कहा जाए। परमाणु खतरे के एक्सपर्ट हैं निकोलस रोथ। इनका कहना है कि यह डाटा ब्रीच प्लांट की सेफ्टी के लिए बहुत ही सीरियस रिस्क हो सकता है। इनके अनुसार जो लीक हुआ है ये दुश्मनों को यह समझने में मदद कर सकता है कि प्रोजेक्ट तक किसकी एक्सेस है और वो एक्सेस किन किन सिस्टम तक जाती है। यानी वही बात कि वहां पर काम करने वाले लोगों के बारे में और पूरे सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी दुश्मनों के हाथ लग चुकी होगी, देश के दुश्मनों को पता चल चुका होगा। राकेश
राधाकृष्ण, जो कि स्वतंत्र साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हैं, उन्होंने बताया कि करीब 19,000 फाइलें मिली हैं और ये फाइल्स 11 जून से ही ऑनलाइन मौजूद थी। बताया जा रहा है कि भारत डाटा ब्रीच के मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में तीसरे नंबर पर है। पिछले साल भारत में 28.9 मिलियन अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज हुए, यानी उनका डाटा कहीं ना कहीं लीक हुआ या फिर छेड़छाड़ हुआ। समझने वाली बात यह भी है कि भारत में जब 204 संस्थाओं में सर्वे किया गया तो पता चला कि 73% संस्थाओं को तो ये मालूम भी नहीं है कि उन पर कभी साइबर अटैक हुआ या नहीं। यानी जब पता ही नहीं है तो टेंशन भी नहीं है। इस मामले में रिलायंस ने पार्शियल ब्रीच माना है और कहा है कि थर्ड पार्टी डाटा सेंटर प्रोवाइडर के सर्वर पर सब कुछ रखा हुआ था, हमने सरकार को जानकारी दिया है। हालांकि रिलायंस ने यह नहीं बताया कि क्या क्या लीक हुआ है। युट्टा ने भी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है। एनपीसीआईएल के चेयरमैन सवालों के जवाब नहीं दे रहे और बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया को बताते हैं कि प्लांट फैसिलिटीज से जुड़े हुए चीजें लीक हुई हैं, लेकिन रॉयटर्स को नहीं बताया। शायद उनके सवाल ज्यादा कठिन थे। CERT-IN भी इस मामले में कोई जवाब नहीं दे रहा। भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी मामले में कोई कमेंट करने से मना कर चुका है। प्रधानमंत्री कार्यालय भी गूंगा बना बैठा है। रॉयटर्स ने उन्हें भी सवाल भेजा, लेकिन पीएमओ से कोई जवाब नहीं मिला। ऐसा लगता है कि पीएमओ के अधिकारी केवल नेताजी को तेल मालिश करने के लिए लगाए गए। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि साल 2019 में भी यहां पे साइबर घटना हो चुकी थी। उस समय पहले सरकारी कंपनी ने साइबर अटैक को खारिज किया, बाद में स्वीकार किया कि हां कुछ गड़बड़ हुआ है। अब सवाल यह है कि जिस संस्था पर पहले भी अटैक हो चुका हो, सरकार को और पूरी व्यवस्था को यह मालूम था कि यह चोरों के निशाने पर है, तो फिर पिछले 7 साल में गुजराती जोड़ी की सरकार कर क्या रही थी? क्या उन्होंने अनिल अंबानी की कंपनी को चेतावनी दिया? क्या उनकी सिक्योरिटी को जांचा, देखा कि कहां कमी है, क्या सुधार की जरूरत है, क्या सुधार किए गए? हमारे आपके घरों में अगर एक चप्पल चोरी हो जाए तो हम सुरक्षा मजबूत कर लेते हैं कि कल को बड़ी चोरी ना हो जाए, लेकिन यहां देखिए देश के परमाणु प्लांट पर हमला हो जाता है और हुक्मरानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। चोरों के लिए दरवाजा खुला रखते हैं, आओ चोरी करके जाओ। सोचिए कि 2019 में ही एक बार चोरी की खबरें सामने आ चुकी थी, मगर फिर भी आंखें नहीं खुली, क्योंकि आंख तो दिन भर खाली विपक्ष के सांसद विधायक खरीदने में लगी रहती है, इधर उधर से पैसा चोरी करने में जुटाने में लगी रहती है। समझने वाली बात यह है कि न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े डॉक्यूमेंट्स बाहर जाना ये स्ट्रेटेजिक रिस्क है। देश के दुश्मनों को यह बहुत बड़ी मदद कर सकता है। दुश्मनों के लिए यह बहुत आसान हथियार है, हमें झुकाने, हमें कमजोर करने या फिर हमें ब्लैकमेल करने का। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा है और यह रूस के सहयोग से बना है। अब रूस हम पर कितना भरोसा करेगा? उसे भी तो लगेगा ना कि इनके चक्कर में हमारा भी न लीक हो जाए। सोचिए कि अगर भारत के दुश्मन रिलायंस से संबंधित लाखों फाइलें चुरा सकते हैं और 19,000 खाली सेंटर से चुरा सकते हैं और फिर संबंधित लोगों को ब्लैकमेल करके रूस की सरकारी कंपनी का भी डेटा निकलवा लेते हैं, तो क्या होगा? तो क्या रूस हमारे साथ खड़ा होगा? अगर उसने अपने पांव पीछे कर लिए, हाथ खींच लिए, तो क्या कल को रूस फिर से इस मामले पर हम पे भरोसा करेगा? इस मामले में कुछ बेहद महत्वपूर्ण सवाल निकलते हैं जिसके जवाब वर्तमान सत्ता को देने चाहिए। मोदी शाह की गुजराती जोड़ी को देना चाहिए, हालांकि वो लोग देंगे नहीं, गूंगे बहरे बनके गायब हो जाएंगे। पहला सवाल यह है कि 29 मई को सस्पिशियस एक्टिविटी दिखी तो सरकार, NPCIL और अन्य संस्थाओं को जानकारी कब मिली? अगर 29 मई को ही कहा जा रहा है कि एक्टिविटी को टर्मिनेट कर दिया गया था, रोक दिया गया था, तो फिर उसके बाद 11 जून से ये सारा डेटा डार्क वेब पर कैसे दिख रहा था? रिलायंस ने पार्शियल ब्रीच माना है, लेकिन कौन कौन सा ब्रीच हुआ ये नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियर ड्राइंग्स थर्ड पार्टी डाटा सेंटर में क्यों रखे गए? सोचिए कि 150 करोड़ की आबादी वाला देश, दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश, जो विश्व गुरु बनने का फर्जी ढोंग रचता हो, वो अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को अपनी सरकारी व्यवस्था में नहीं रख पाता। सरकार पीएम के दोस्त को ठेका दे देती है और पीएम का दोस्त दूसरे को ठेका दे देता है। सवाल है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के साइबर ऑडिट कब हुए थे और रिलायंस ने जिस युट्टा को डाटा होस्ट करने की जिम्मेदारी दिया था उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस मिली थी क्या? उसकी व्यवस्था कितनी मजबूत थी? आप चीन और रूस जैसे देशों को देखें तो ये लोग ज्यादातर महत्वपूर्ण चीजों को, और यही नहीं, दुनिया के तमाम देश विदेशी खतरों से खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ऐसे मामलों में प्राइवेट प्लेयर को नहीं घुसाते, सब कुछ सरकारी कंट्रोल में रखते हैं, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर का काम होता है मुनाफा कमाना, जबकि राज्य का काम मुनाफा कमाना नहीं, देश को मजबूत करना होता है। वो अलग बात है कि आज भारत की सत्ता में बैठे हुए लोग और उनकी रगों में बहने वाला खून व्यापारी वाला है। वो किसी भी चीज का व्यापार कर सकते हैं, अपने रिश्तों का व्यापार कर सकते हैं राजनीतिक फायदे के लिए, अपने भगवान का भी व्यापार कर सकते हैं, लगातार करते आए हैं। उनके लिए कुछ भी मायने
मायने नहीं रखता। सोचिए, जिस वक्त में एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना और चारों तरफ से तमाम छोटे मोटे देश हमसे खुन्नस पाल रहे हैं, उस वक्त में हमारे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का डाटा लीक हो जाता है। 7 साल पहले भी हुआ था, लेकिन फिर भी हम पर कोई असर नहीं हुआ। हमारी सत्ता सिर्फ नाटक करने में, नौटंकी करने में, फोटो खिंचाने में लगी रही, विधायक तोड़ने में लगी रही, और अभी सबकी जुबान बंद है। सवाल है कि अब वर्तमान सत्ता पर जनता कैसे भरोसा करे और किस मामले में भरोसा करे कि ये लोग किसी भी चीज को सुरक्षित रख पाएंगे। जब न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का डाटा लीक हो सकता है तो सोचिए कि सेना से संबंधित कौन कौन सी चीजें लीक नहीं हो रही होंगी। लीक होने के बाद भी सरकारी व्यवस्था सब कुछ नकारती रहती है, झूठ बोलती रहती है, जब तक कि सब कुछ कच्चा चिट्ठा सामने ना आ जाए। और सोचिए कि यह सरकार भारत के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा कर रही है। जिन चीजों को पूरी तरह से सरकारी व्यवस्था में कब्जे में रखना चाहिए, उसमें भी प्राइवेट कंपनियों को, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए घुसाया जा रहा है। भारत सरकार ने सेना, डीआरडीओ और इसरो से जुड़े क्षेत्रों में भी प्राइवेट प्लेयर्स को बढ़ाना शुरू कर दिया है। यानी एक तरफ हमारी सरकारी व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है, दूसरी तरफ सेठों को बढ़ाया जा रहा है। कल को वही सेठ सरकारी व्यवस्था पर, उसके दम पर अपने आप को मजबूत करके देश को महंगा हथियार बेचेंगे, महंगी मशीनरी बेचेंगे, और बेच भी रहे हैं। पिछले दिनों डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी करीब 21% बताई गई। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेना के लिए हथियार और अन्य चीजें बनाता है, उसमें भी प्राइवेट प्लेयर्स को घुसाया जा रहा है, घुसाया जा चुका है। और तो और इसरो में भी प्रधानमंत्री के परम मित्र सेठ को घुसाया जा रहा है। अब उसका नाम मत पूछिएगा। हमने जो पीएसएलवी बनाया था सरकारी खर्चे से, यानी आपके टैक्स के पैसे से बनाया था, उस रिसर्च फार्मूले को प्रधानमंत्री के परम मित्र सेठ को दिया जाएगा। यानी दुनिया भर के देश अपना सैटेलाइट भारत से लॉन्च करवा रहे थे, क्योंकि हमने बहुत सस्ती व्यवस्था बना लिया था। यूं समझिए जैसे कोई ट्रेवल एजेंसी हो, जिस एजेंसी में आपको सस्ती गाड़ी मिलेगी, कम रेट पर मिलेगी, आप उसी में यात्रा करेंगे। तो हमारे इसरो ने ऐसा ही पीएसएलवी बनाया था, इसी तरह के रॉकेट लॉन्चर बनाए थे। सेठ की नजर उस पर पड़ गई। सेठ को लगा कि अरे ये तो भारत कमा रहा है पैसा, क्यों ना मैं कमाऊं, क्योंकि मैं ही तो भारत हूं। अब सेठ उसको भी कब्जा करना चाहता है। यानी जनता के टैक्स के पैसे से रिसर्च हुई, व्यवस्था बनी, और अब उस पर कब्जा सेठ चाहते हैं, ताकि सरकार न कमाए, देश की जनता न कमाए, हम कमाएं। यानी खर्चा हो देश की जनता का, माल कमाए सेठ, और सेठ माल कमाएगा तो ढेर सारा पैसा देगा, और सत्ता में बैठे लोग विधायक, सांसद खरीदेंगे, कुर्सी पर बैठे रहेंगे, जिंदगी का आनंद लेंगे। चुनाव में चोरी करने के लिए पैसा मिलेगा। अग्निपथ जैसी योजना पहले से ही सेना को कमजोर कर रही है। कथित रूप से कमजोरी के बीज बोए जा चुके हैं, और अब कोई भी क्षेत्र सेठों की मुनाफाखोरी के प्रकोप से बचता हुआ नहीं दिख रहा है। आप सोचिए कि देश में आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, मंदिर तक का पैसा चुराया जा रहा है, और हर मामले पर जवाबदेही में नरेंद्र मोदी की जबान बंद रहती है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नजर नहीं आता जो इनके हाथों में सुरक्षित हो। जब चोरी हो जाती है तो चोरी को भी सही ठहराने लगते हैं, इतने थेथर हैं। इथेनॉल मिक्सिंग से लेकर पेपर लीक, न्यूक्लियर पावर प्लांट लीक, हर प्रोजेक्ट में डकैती, हर जगह भ्रष्टाचार, और इस लेवल का भ्रष्टाचार कि आप सुन के बेहोश हो जाएं। लीक से संबंधित एक खबर यह भी देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान की परियोजनाओं पर साइबर अटैक हो गया, और इसके लाभार्थियों का डेटा रूस में बेचा जा रहा है। सरकारी पोर्टल की लॉगिन आईडी, पासवर्ड मात्र $10 में, यानी 930 रुपए में बिक रहा है। आप सोचिए कि देश का हाल क्या हो चुका है। जब तमाम सरकारी संस्थाएं सुरक्षित नहीं है, उनका डेटा लीक हो रहा है और लीक करके खुलेआम बेचा जा रहा है, तो हमारा आपका क्या होगा। सवाल यह भी है कि जो लोग खुद ही पेगासस जैसी जासूसी सॉफ्टवेयर खरीद के दूसरों की जानकारी चुराते हो, जासूसी करते हो कथित रूप से, उन पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में डेटा लीक से संबंधित बहुत सारी खबरें सामने आई हैं। हमने जब ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया तो कुछ इस तरह के मामले सामने आए। आप इन्हें देखिए और ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के बाद जरा सोचिए कि देश कितने संकट में है और हुक्मरानों की जबान बंद है। साथ ही साथ आपके जानने वाले जितने भी भक्त हैं, अंधभक्त हैं, उनसे जरा पूछिए कि अब किस मामले पर गुजराती जोड़ी को लेकर भरोसा किया जाए, और यह भी पूछिए कि क्या अब इस्तीफा केवल धर्मेंद्र प्रधान का मांगना चाहिए या फिर पूरी सरकार का मांगा जाना चाहिए। जब देश की तमाम व्यवस्था ही धराशायी हो जाए, जब सब कुछ सेठों के फायदे के लिए बर्बाद किया जाए, संगठित तरीके से बर्बाद किया जाए, तो फिर बचेगा क्या। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।